हेलो एवरीवन। चलिए, जनरल मीटिंग में जो हमारे रिमेनिंग 2 सेक्शंस रह गए थे वो भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो जनरल मीटिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर सिर्फ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बचेंगे इसमें। जनरल मीटिंग में हमने बहुत सारे सेक्शंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, काफ़ी सारे याद कर लिए होंगे आप लोगों ने। सेक्शन 96 से लेकर के 120 तक के सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। बीच में 2 सेक्शंस हमने छोड़े थे। 108 सेक्शन 108 ई वोटिंग जो है उसके बारे में हमने बात की थी। तो ई वोटिंग, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन 108 क्या कॉन्सेप्ट है। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट गया 1956 में नहीं था, लेकिन 2013 एक्ट आया। अभी नाउ डेज एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक, तो डेफिनेटली मेंबर्स को क्यों ना फैसिलिटी दी जाए। तो मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोटिंग पार्टिसिपेशन का जो पैटर्न है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या ई वोटिंग सिस्टम बोला जाता है। सेक्शन 108 उसको कवर करता है। इवन मैं अगर ऐसा बोलूँ कि जो पोस्टल बैलेट हमने पढ़ा था, उस पोस्टल बैलेट का ऑल्टरनेटिव तरीका भी ये होता है, तो भी एकदम सही बात है। वहाँ पे भी एक वर्ड यूज़ किया गया था इलेक्ट्रॉनिकली, बाय पोस्टल बैलेट। तो या बाय पोस्ट भेज सकते हो या इलेक्ट्रॉनिकली भी आप सेंड कर सकते हो। तो वहाँ पे जो 10 ट्रांजेक्शन थे वो 108 से भी किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, सेक्शन 108 जब होता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ई वोटिंग हो रही है, यहाँ पे मीटिंग भी कंडक्ट होती है। जबकि 110 की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोटिंग ही हो रही थी, रेजोल्यूशन ही पास किया जा रहा था। तो होता क्या ये ई वोटिंग, एक बार एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। The facility of remote e-voting does not dispense with the requirement of holding of a general meeting of the company. रिमोट ई वोटिंग, रिमोट का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे हम लोग बहुत सारे रिमोट यूज़ करते हैं, टीवी का, एसी का। वंस अपॉन अ टाइम की अगर बात करें, आपने देखा हो अगर पुराने ज़माने के टीवी हुआ करते थे जिसमें रिमोट नहीं होता था, तो क्या करते थे हम लोग, उस टीवी पे जाते थे, वहाँ जाके चैनल चेंज किए जाते थे। फिर जब से रिमोट आया तब से अब हम कहीं भी पसरे हुए हों, हम रिमोट से चैनल चेंज कर लेते हैं। अब तो आजकल टीवी ही नहीं देखते हैं, आजकल तो नेटफ्लिक्स और सब कुछ हम मोबाइल पे देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे चीज़ें रिमोट हो गई, दैट मीन्स दूर प्लेस पे बैठे हुए आप पार्टिसिपेशन कर पा रहे हैं। एसी का रिमोट है, अब एसी के पास जाके थोड़ी ना उसका आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, आप दूर बैठे बैठे कहीं से भी कर सकते हो। और आजकल तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, आप घर में नहीं हो, घर में आने से पहले ही अपना भैया एसी ऑन कर दो, आपको गर्मी लग रही है ज़्यादा ही तो आपका एकदम रूम चिल्ड हो जाएगा, आप रेडी रहेंगे एकदम। तो ऐसा मतलब दूर बैठे बैठे एरिया पे पार्टिसिपेशन करना इज कॉल्ड रिमोट। अब वोटिंग वहाँ पे रिमोट दे रहे हैं, मतलब घर बैठे बैठे मेंबर्स अपने प्लेस से पार्टिसिपेट अगर करेंगे तो दैट इज नोन एज रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग के केस में मेंबर्स की मीटिंग नहीं होगी ऐसा नहीं है। जैसे पोस्टल बैलेट में तो क्या था, मीटिंग ही नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मीटिंग भी है। मीटिंग में भी कुछ लोग फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन ह्यूज मेंबर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस रेस्पेक्टिव वोटिंग प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली कुछ सिलेक्टेड पीपल अटेंड द मीटिंग एंड दे पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस। बट इस ई वोटिंग से हम काफ़ी मेजर लोगों को ट्रैक कर पाएंगे वोटिंग करने के लिए। आज सपोज करिए एक कंपनी है, उस कंपनी में कुछ सिलेक्टेड, से मान लीजिए कोई से एयरटेल ले लीजिए, उसमें कुछ सिलेक्टेड लोगों का इंटरेस्ट है, वो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। हम जैसे लोग जो हैं जिनका बहुत ही नॉर्मलिस्टिक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग इन पर्सन। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड दैट मीटिंग। मैं उसके लिए मुंबई जाऊँ, मुंबई में जाने की कॉस्ट में ही लगेगी, फ्लाइट के आने जाने का खर्चा मेरे मतलब जितना शेयर नहीं होगा उससे ज़्यादा तो मेरा ही खर्चा हो जाएगा। तो इट डजेंट मेक सेंस कि मैं मीटिंग इन पर्सन अटेंड करूँ। वहीं पे अगर कंपनी मुझे घर बैठे बैठे मेल दे दे और मेल में मुझे बोले कि भैया इस तरह से आपको वोटिंग करनी है, ये हमारा सर्वर होगा, इस सर्वर पे जाके वोटिंग कर लेना, तो मेरे लिए तो इट्स वेरी सिंपल, मैं तो कभी भी उसमें वोटिंग कर लूँगी आराम से। तो डेफिनेटली इससे मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन हम अलाउ कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज वॉट द फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग डज नॉट डिस्पोज या डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ होल्डिंग अ जनरल मीटिंग बाय द कंपनी। मेंबर आफ्टर कास्टिंग हिज वोट थ्रू ई वोटिंग कैन गो एंड अटेंड द मीटिंग। बट हाँ, दोबारा से वोटिंग कास्ट नहीं कर सकते, दो बार वोटिंग नहीं मिल सकती। आप मीटिंग में अटेंड कर सकते हो, आप कोरम में काउंट किए जाओगे, लेकिन 2 बार वोटिंग नहीं कर सकते। वोटिंग या तो मीटिंग में ही कर सकते हैं या फिर ई वोटिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल कौन कौन सी कंपनीज पे है। देखो, सबसे पहली बात, लिस्टेड कंपनी तो बाय डिफॉल्ट मान ही लेना आप लोग। तो जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो तो उन पे तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गई होगा, हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड। तो लिस्टेड कंपनीज पे तो बाय डिफॉल्ट सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हैं ही हैं। और साथ ही में ऐसी पब्लिक कंपनीज जिनमें 1000 या मोर मेंबर्स हैं।
अब देखो मैंने पब्लिक इसलिए बोला क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो हो नहीं सकती है, इम्प्लाइड सी बात है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 200 तक ही मेंबर्स होते हैं, तो ये इम्प्लाइडली ये पब्लिक कंपनी ही होगी। तो ऐसी कंपनी जिसमें 1000 या उससे ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो कंपनीज को भी ये ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कंपलसरी है उनके लिए। तो दीज कंपनीज आर बाउंड टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग। ओके, चलिए अब ये हमें समझ में आ गया। अब मैं ना इसका प्रोसेस आपको बता देती हूँ वन बाय वन। पहले एक बार सुन लेना ध्यान से, फिर प्रोसेस देख भी लेंगे और वन बाय वन के पॉइंट्स भी देख लेंगे। देखो होता क्या है, कंपनी की जनरल मीटिंग होने वाली है, जनरल मीटिंग, और साथ ही में कंपनी उस मीटिंग में ई वोटिंग फैसिलिटी भी देने वाली है। मींस जो मीटिंग में आना चाहे मीटिंग में आ जाएं, और जो मीटिंग में नहीं आना चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कंपनी नोटिस देती है जनरल मीटिंग का, 21 दिन का नोटिस, याद है आप लोग को, 21 डेज नोटिस। तो किस किस को जाता है, मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को नोटिस भेजा। नोटिस में ये भी इंटीमेशन डालोगे कि हम रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही में उसमें एंटायर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन डाले जाएंगे कि कैसे आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर पाओगे। पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, कोई भी नया काम होगा डिटेलिंग जाएगी। और इसके साथ साइमल्टेनियसली आपको एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, कम से कम 2 न्यूज़पेपर में, ठीक है। कितने न्यूज़पेपर, 2, हमेशा इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर, 2 न्यूज़पेपर में नोटिस जाएगा। और ये न्यूज़पेपर नोटिस भी मीटिंग से 21 दिन पहले जाएगा, मीटिंग से 21 दिन पहले जाएगा। चले प्रोसेस में क्या बोला मैंने, सबसे पहले नोटिस जाएगा मीटिंग का, और ये मैनर जैसा भी रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कुरियर सर्विसेज जैसे भी भेजना वैसे भेजेंगे। और नोटिस किस किस को जाएगा, ऑफ कोर्स मेंबर्स को जाएगा, ऑडिटर्स को जाएगा और डायरेक्टर्स को जाएगा। नोटिस 101 की रिक्वायरमेंट्स वही सेम है। और साथ ही में इसमें फुल डिस्क्रिप्शन तो डाल ही देना, साथ ही में हमें एडवर्टाइज करना है, एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट हमें देना है 21 डेज बिफोर, 21 दिन पहले हमें एडवर्टाइजमेंट देना है, 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। और कितने न्यूज़पेपर में जाएगा, 2 न्यूज़पेपर्स में हमें ये एडवर्टाइजमेंट देना है, 1 इज़ इंग्लिश एंड 1 इज़ वर्नाक्युलर। यहाँ तक प्रोसेस क्लियर। अच्छा, अब आपका मीटिंग का डे आ रहा है, उससे पहले वोटिंग लाइन्स ओपन हो जाएंगी। हमने सारा मैनर बता दिया कैसे कैसे वोटिंग करनी है, वो सारे डिस्क्रिप्शन भेज चुके हैं हम ऑलरेडी। अब वोटिंग लाइन्स ओपन हो जाएंगी, और ये वोटिंग लाइन्स मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन रहेगी। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा रियलिटी शोज़ में कि आप अगर अपने जो फेवरेट कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं तो उनको वोट कास्ट करिए, और हमारी लाइन्स ओपन है कल सुबह 10 बजे तक, ऐसा होता है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वोटिंग लाइन्स होती है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा। ये नहीं कि आपकी जब मर्जी है आप 10 महीने तक वोटिंग ही किए जा रहे हो, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन रहती है, मिनिमम 3 डेज के लिए, एंड मैक्सिमम हद मार के मीटिंग का डे उससे 1 दिन पहले शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। वापस सुन लो, मान लो हमारी मीटिंग है 20 सितंबर 2020 को, 20 सितंबर 2020 को मीटिंग है, तो 1 दिन पहले 19 सितंबर 2020, 19 सितंबर 2020 को शाम को 5 बजे तक ही वोटिंग लाइन्स ओपन रहेंगी, एंड देन 5 बजे वोटिंग लाइन क्लोज हो जाएगी, सर्वर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा इसका, कब, at 5 PM on the date preceding the day of the general meeting, at 5 PM प्रिसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से 1 दिन पहले जो भी डेट है उसमें शाम को 5 बजे आपकी वोटिंग लाइन्स क्लोज हो जाएंगे। ओके, चलो वोटिंग लाइन क्लोज हो गई, सर्वर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब सर्वर ब्लॉक होने के बाद आएंगे हमारे स्क्रूटनाइजर्स। स्क्रूटनाइजर्स कौन है, जो कंपनी ने अपॉइंट किए हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, जनरली प्रोफेशनल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह, जिन्होंने विलिंगनेस शो की है, जिन्होंने बोला है कि हाँ, कंसेंट दिया है कि हाँ वी आर रेडी टू एक्ट एज अ स्क्रूटनाइजर। वो लोग यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा एज पर द रिक्वायरमेंट अपॉइंट किए जाते हैं, और ये स्क्रूटनाइजर स्क्रूटनी करते हैं। तो सबसे पहले सर्वर को अनब्लॉक करते हैं। सर्वर ब्लॉक हो गया था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया था, 5 बजे बाद सर्वर ब्लॉक हो गया था।
सर्वर ब्लॉक हो गया था, और सर्वर ब्लॉक होने के बाद जो स्क्रूटनाइजर हैं 2 विटनेसेस, मिनिमम 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में सर्वर को क्या करेगा, अनब्लॉक करेगा और अपनी रिपोर्टिंग बना के देगा विद इन 3 डेज, 3 दिन में रिपोर्ट बना के देगा मीटिंग एंडिंग से, 3 डेज में। अच्छा सुनो, वो क्या करेगा, सबसे पहले मीटिंग में कितने कितने जो लोग हैं, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया, कितना फेवर था अगेंस्ट में, मीटिंग में जो हुआ उनका कैलकुलेशन, प्लस जो ऑनलाइन जिन्होंने वोटिंग किया था उनका कैलकुलेशन, दोनों को मिला करके कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएगा, और वो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मीटिंग कंक्लूजन के 3 डेज के अंदर अंदर कंपनी को सबमिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्क्रूटनाइजर है, स्क्रूटनाइजर या स्क्रूटनाइजर्स ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है, एक या एक से ज़्यादा स्क्रूटनाइजर यहाँ पे हो सकते हैं, appointed by the board is required to submit his consolidated report within a period of 3 days, within a period of 3 days from the date of the meeting, मीटिंग से 3 दिन के अंदर अंदर विद इन 3 days वो स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट सबमिशन करेगा, किसको, कंपनी को। तो चेयरमैन क्या करेगा, रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, और ये रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा नोटिस बोर्ड पे। नोटिस बोर्ड कहाँ कहाँ पे, एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस है तो वहाँ पे भी, और वेबसाइट पे भी, तो ये सारा का सारा पब्लिकेशन हम कर देंगे। तो रिजल्ट ऑफ द वोटिंग शैल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एंड द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। तो इस तरह से पूरा एंटायर प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो ई वोटिंग जो सिस्टम हम कर रहे हैं 108 में, स्क्रूटनाइजर जो अपॉइंट किया गया है वो 2 वोटिंग्स को काउंट करता है। एक तो जनरल मीटिंग में जो पर्सनली इन पर्सन प्रेजेंट हुए थे मेंबर्स, उन्होंने कितना वोटेड फॉर या वोटेड अगेंस्ट किया वो, और साथ ही में जो सर्वर अनब्लॉक किया था उन्होंने 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में, उसमें कितने लोगों का हाँ आया था, कितना ना आया था, वो सब कुछ कैलकुलेट करके फाइनली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये तो हमारा पूरा एंटायर प्रोसीजर हो गया। अब इन्हीं की कंसर्न में कुछ डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं, वो जस्ट लैंग्वेज रीड करनी है, उसमें अंडरस्टैंडिंग का ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। एक बार फटाफट से सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो इन पॉइंट्स के साथ हमें ध्यान देने हैं। तो देखो क्या क्या करने के लिए बोल रहे हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस भेजा जो अभी हमने, वो 21 दिन का नोटिस, shall clearly mention the business may be transacted through electronic voting system and the company is providing facility for voting by electronic means। तो हम यहाँ पे clearly लिख देंगे नोटिस में, ये clearly लिखना होना चाहिए, नोटिस में clearly होना चाहिए कि electronic voting facility आप provide कर रहे हो, it must be clearly mentioned। The notice shall clearly indicate the process and manner for voting by electronic means and the time schedule including the time period during which the vote may be cast, address of places for casting vote। मतलब डिटेल्स डाल दी सारी एंटायर कि कब कास्ट कर सकते हो, टाइम क्या होगा, कैसे कास्ट कर सकते हो, वो फुल डिस्क्रिप्शन हमें मेंशन करना है ई वोटिंग के कंसर्न में। ओके, देन जो आप पब्लिक नोटिस दिया था एडवर्टाइजमेंट बोला था मैंने 21 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट भी जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या बातें डालोगे आप, तो भाई फुल डिस्क्रिप्शन क्या डालोगे, कट ऑफ डेट क्या है, कौन से दिन वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा, कौन से दिन क्लोजर हो जाएगा, कौन कौन एंटाइटल, मतलब सब कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देना। ठीक है, तो द स्टेटमेंट दैट बिजनेस में बी ट्रांजैक्टेड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये बताएंगे, डेट एंड टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ रिमोट ई वोटिंग, देन डेट एंड टाइम ऑफ द एंड ऑफ द रिमोट ई वोटिंग एंड कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट इट्स जस्ट लाइक द रिकॉर्ड डेट, जैसे रिकॉर्डेड होती है ना, कंपनी कोई भी डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करती है तो उससे पहले क्या करती है, एक रिकॉर्डेड अनाउंस करती है कि ये लोग इस डेट पे जिन जिन लोगों का नाम लिखा होगा वो एंटाइटल्ड होंगे राइट के लिए। एग्जैक्टली यहाँ पे कट ऑफ डेट अनाउंस की जाती है कि जिन जिन लोगों का नाम इस डेट पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर्ड है वो मेंबर्स एंटाइटल्ड होंगे ई वोटिंग पार्टिसिपेशन के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पब्लिक नोटिस शैल बी प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। जो पब्लिक नोटिस एडवर्टाइजमेंट डाला था वो वेबसाइट पे भी डाल दीजिए। ठीक है, तो कंपनी की वेबसाइट पे या उसकी कोई एजेंसी है उसकी वेबसाइट पे डाल देना। During the period when facility of remote e-voting is provided, the members of the company holding shares either in physical form or in demat form as on the cutoff date may opt for remote e-voting। तो जिन जिन का नाम कट ऑफ डेट पे लिखा हुआ है चाहे वो फिजिकली होल्ड करते हो और डीमैट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, शेयर्स किसी भी फॉर्मेट में उन्होंने होल्ड किया हो वो लोग एंटाइटल्ड हैं रिमोट ई-वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, वंस अ मेंबर, अच्छा अब एक बार आपने वोट कास्ट कर दिया तो कर दिया भाई, अब आप रिवोक नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने CS फाउंडेशन के ऑनलाइन एग्जाम से सबमिट कर दिए, अब सबमिशन के आधे घंटे बाद याद होता है और ये तो अपने आंसर गलत सबमिट कर दिया,
तो क्या रिवर्ट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो? नो, ऑफ कोर्स नॉट. वंस इट इज बीइंग सबमिटेड यू कैन नॉट रिवर्ट इट बैक. दोबारा वोटिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. जो हो गया वो हो गया, फाइनल हो गया. Once a member has cast his vote on a resolution, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The board shall appoint one or more scrutinizer for e-voting or the postal ballot process. तो एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हैं. जैसे पोस्टल बैलेट में तो क्या था, एक ही स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होता था, लेकिन ई वोटिंग में एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. इवन ये स्क्रूटनाइजर अदर एम्प्लॉयज़ भी अपॉइंट कर सकता है उनकी हेल्प करने के लिए. तो उसको लगता है कि ज़रूरत है लोगों की, तो कर सकता है अपॉइंट. अब स्क्रूटनाइजर कौन हो सकता है? स्क्रूटनाइजर मे बी अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एडवोकेट और एनी अदर पर्सन ऑफ रेप्यूट who is not in the employment of the company and who can in the opinion of the board scrutinize the e-voting process or the ballot process as the case may be in fair and transparent manner. तो जो भी इंडिपेंडेंट पर्सन है, बस एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कंपनी का, कोई भी प्रोफेशनल आप हायर कर लीजिए, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर सकते हैं. Scrutinizer so appointed may take assistance of a person who is not in employment of the company and who is well versed with the e-voting system. तो उनको हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प भी ले सकते हैं. तो जनरल बात है, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है. Decide the cut-off dates for the purpose of deciding the name of members who are entitled to the voting. Cut-off date कहाँ लिखते हैं? एडवर्टाइजमेंट में. Cut-off date होगी क्या, वो भी मेंशन किया है. Cut-off date for determining the members who are entitled to vote through e-voting या voting at the meeting shall be entitled not earlier than 7 days prior to the date fixed for the meeting. मतलब लेटेस्ट मेंबर्स हैं यहाँ पे, not earlier than 7 days प्रायर टू द डेट फिक्स फॉर द मीटिंग. तो मीटिंग से 7 दिन पहले जिन जिन लोगों का नाम लिखा हुआ होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, वो लोग एंटाइटल्ड हैं ई वोटिंग पार्टिसिपेशन के लिए और साथ ही में मेंबर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो ये हमने कट ऑफ डेट यहाँ पे फिक्स की हुई है. चलिए आगे देखते हैं. The scrutinizer shall immediately after conclusion of the voting at the general meeting first count the votes cast at the meeting. Okay, ये हमने प्रोसेस में पढ़ लिया. मीटिंग के वोट्स काउंट करेंगे एंड देयर आफ्टर अनब्लॉक द वोट कास्ट थ्रू रिमोट ई वोटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस. तो 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में ये अनब्लॉक करेगा सर्वर को, और वो 2 विटनेसेस भी कौन होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होंगे. Then the chairperson or a person authorized by him in writing shall declare the result of the voting forthwith. chairperson ने result declare कर दिया and result publish कर दिया जाएगा finally. अब तो result of the voting shall be displayed on the notice board of the company या फिर its registered office and its head office as well as corporate office. तो जहाँ जहाँ पे notice board है वहाँ लगा दीजिए और website पे भी लगा दीजिए. If such office is situated elsewhere, further the results along with the scrutinizer report shall also be placed on the website of the company. Okay? देखो सुनो, हमने क्या क्या बातें करी. रिमोट ई वोटिंग होता क्या है? रिमोट ई वोटिंग की वजह से मीटिंग नहीं होगी ऐसा कतई नहीं है. जो लोग वोटिंग कर रहे हैं रिमोट ई वोटिंग के थ्रू, वो लोग भी इन पर्सन मीटिंग में जा सकते हैं, कोरम में काउंट किए जाएंगे, बस दोबारा से वोटिंग नहीं कर सकते. और एक बार जो वोट कर दिया वो कर दिया, फाइनल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. और बाकी एंटायर प्रोसेस है, और प्रोसेस से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं. नोटिस दिया तो नोटिस में क्या क्या डालोगे, एडवर्टाइजमेंट दिया तो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या डालोगे, वो सारे डिस्क्रिप्शंस हैं. ठीक है. एंड लास्टली, इन केस ऑफ कंपनीज हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वो क्या करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज को भी तो इंटीमेट करेंगे ना. तो ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज को तो इंटीमेट बनता ही बनता है. तो द कंपनी शैल साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड द रिजल्ट्स to the concerned stock exchanges where its equity shares are listed, and such stock exchanges shall place the results on their website also. तो ये डिस्क्रिप्शन आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी फॉरवर्ड करना है. चलिए, तो आई गेस ये समझ में आ गया आप लोग को पूरा. अब हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करें. EGM सेक्शन 108 एकदम क्लियर है. 108 का प्रोसेस समझ में आ गया. एक बार वापस रिकैप कर लें. चलो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं. 108 में सबसे पहले कंपनी ने नोटिस भेजा. नोटिस जो इंडिविजुअली भेजते हो वैसे भेजा, साथ में एडवर्टाइजमेंट भी भेजा. 21 दिन का नोटिस जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी. 2 न्यूज़पेपर्स साथ में वेबसाइट पे अपलोड कर देना. एंड देन उसमें पूरी डिटेल डाल देना, कट ऑफ डेट, कब ओपन है, क्लोजर है, सब कुछ. अब आपकी वोटिंग लाइन्स क्या होंगी? ओपन मिनिमम 3 दिन के लिए, और मैक्सिमम मीटिंग से 1 दिन पहले शाम को 5 बजे तक वोटिंग लाइन्स क्लोज हो जाएंगी. वोटिंग लाइन्स क्लोज हो चुकी हैं. अब आएगा मीटिंग वाला डे.
मीटिंग वाले दिन जो जो लोग ई वोटिंग कर चुके हैं वो भी आ सकते हैं दोबारा से, लेकिन दोबारा से वोट नहीं कर सकते, है ना, सिर्फ कोरम में काउंट किए जाएंगे। मीटिंग वाला दिन वोटिंग हो गई है, अब मीटिंग वाला दिन ख़त्म। स्क्रूटनाइज़र सबसे पहले मीटिंग में जो जो प्रेजेंट लोग हैं उन्होंने जो जो वोटिंग किया था उनको कैलकुलेट करेगा, एंड देन जो सर्वर ब्लॉक हो चुका है उसको अनब्लॉक करेगा 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में, एंड अपनी रिपोर्ट बना के देगा, दोनों को कंसोलिडेट करके विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा, कंपनी को सबमिट करेगा, कंपनी का चेयरमैन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, और कहाँ कहाँ, एक तो सारे रजिस्टर्ड ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे, कॉर्पोरेट ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे पब्लिश करेगा, और साथ ही में वेबसाइट पे भी अपलोड करेगा। और लिस्टेड कंपनी अगर आप हैं तो स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेशन देनी पड़ेगी। इज दिस ओके? तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा सेक्शन 108 का। अब हम बात करें सेक्शन 100 की, ईजीएम सेक्शन 100 बीच में छोड़ा था ना हमने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अलावा जितनी भी मीटिंग है सबके सब क्या है, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कौन कौन कॉल कर सकता है? बोर्ड खुद से भी कॉल कर सकता है, या रेक्विजिशनर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोर्ड को कॉल करने के लिए, तो बोर्ड कॉल करेगा, और बोर्ड नहीं सुनता उनकी बात तो रेक्विजिशनर्स खुद से भी कॉल कर सकते हैं, और ट्रिब्यूनल भी कॉल कर सकता है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है, ट्रिब्यूनल वाला, वो सेक्शन 98, 99 जो है उनमें कवर किया जाता है, तो वो यहाँ पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ 3 ही चीज़ों की बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट, बोर्ड, रेक्विजिशनर्स एंड रेक्विजिशनर्स देमसेल्व्स। देखो, अगर बोर्ड कॉल कर रहा है ना, अच्छा ये प्लेस भी बता रखा है ईजीएम का कि क्या प्लेस हो सकता है, तो ईजीएम का जो प्लेस है, ईजीएम कहाँ होगी, इंडिया में ही होगी। अगर होली ओन सब्सिडरी आपकी आउटसाइड इंडिया तो बात अलग है, बाकी अदरवाइज ईजीएम हमेशा किस में होगी, इंडिया में ही होगी। तो एन ईजीएम ऑफ द कंपनी अदर देन द ऑफ द होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया शैल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया। तो पहले इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन था, तो एक क्लैरिफिकेशन आ गया है, तो अभी प्लेस क्या होगा, इन इंडिया ही होगा, आउटसाइड इंडिया नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बोर्ड कब कॉल कर सकता है? सेक्शन 100 में, सब सेक्शन 1 में, जब बोर्ड को खुद को लगता है कि यार मुझे माई बैक करना है, मुझे लोन की लिमिट बढ़ानी है, या मुझे मेंबर से कंसल्ट लेना है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो जब उसको कन्वीनियंट लगता है बोर्ड कभी भी ईजीएम कॉल कर सकता है। जैसे एजीएम कॉल करता है वैसे ईजीएम कॉल कर लेगा। लेकिन मेंबर्स कॉल करा सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, मेंबर्स कॉल कर सकते हैं। तो रेक्विजिशनर्स भी यहाँ पे मीटिंग कॉल करवा सकते हैं। अब मान लो रेक्विजिशनर्स से उन्होंने डिमांड किया, तो कितने रेक्विजिशनर्स डिमांड करेंगे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना ऑलरेडी। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 111 में बात किया था हमने कि कितने रेक्विजिशनर्स अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल, और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स वाले जो लोग हैं वो डिमांड कर सकते हैं मीटिंग कॉल करने के लिए। और अगर डिमांड हुआ तो बोर्ड को क्या करना है, विद इन 21 डेज प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए मीटिंग कॉल करने के लिए, और 45 डेज में तो मीटिंग हो ही जानी चाहिए। 2 पीरियड है, 21 डेज में तो तैयारियां स्टार्ट कर दो भैया, मतलब बोर्ड मीटिंग कॉल करना स्टार्ट कर दिया, जनरल मीटिंग का टाइम डेट वेन्यू स्टार्ट कर दिया, डेट नोटिस वगैरह भेज दिया, वो सारा काम आपने स्टार्ट कर दिया 21 डेज में, और 45 डेज के अंदर तो मीटिंग हो ही जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, अगर रेक्विजिशनर्स, ये जो रेक्विजिशनर्स है ना, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये नॉट लेस देन 1/10 वाले जो लोग हैं, इन्होंने अगर डिमांड किया है बोर्ड को, किसको, बोर्ड को, तो फिर बोर्ड को 21 डेज के अंदर अंदर तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देनी चाहिए, एंड 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग कॉल हो जानी चाहिए। गॉट इट? अच्छा, अब नहीं हो तो, अगर नहीं हो तो 45 डेज में मीटिंग कॉल नहीं हो तो कौन कॉल कर सकता है? रेक्विजिशनर्स देमसेल्व्स कॉल द मीटिंग, है ना। तो अगर बोर्ड उनकी बात नहीं सुनता है तो कोई ऐसा नहीं है कि भैया बोर्ड के पीछे हम मरे ही जा रहे हैं। रेक्विजिशनर बोलेंगे अच्छा हमारी कंपनी है भैया, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हम मीटिंग कॉल कराना चाहते हैं, तो मीटिंग नहीं कॉल कर रहे हो, गलत बात, एकदम गलत बात। तो रेक्विजिशनर्स क्या कर सकते हैं, खुद से ही मीटिंग कॉल कर सकते हैं। कब करेंगे? 45 डेज के बाद, क्योंकि 45 डेज तक तो हमने किसको पावर दिया था, बोर्ड को। तो 45 डेज के बाद क्या कर सकते हैं वो लोग, मीटिंग कॉल कर सकते हैं, लेकिन कितने टाइम में, 3 मंथ्स के अंदर अंदर मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। तो क्लियरली लिखा है, इफ बोर्ड फेल्स टू कॉल मीटिंग विद इन 45 डेज ऑफ द रेक्विजिशन, तो क्या कर सकते हैं, रेक्विजिशनर्स देमसेल्व्स कॉल कर सकते हैं, बट नॉट लेटर देन
3 मंथ्स, नॉट लेटर देन 3 मंथ, मतलब 3 महीने में तो उनको मीटिंग कॉल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब मीटिंग कॉल जो भी होगी उसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कौन बियर करेगा? कंपनी भुगतेगी ऑफ कोर्स। और कंपनी किससे रिकवर करेगी? जो भी डिफॉल्टिंग डायरेक्टर है उससे रिकवर करेगी। तो देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रेक्विजिशनर्स इन कॉलिंग सच मीटिंग शैल बी रियम्बर्स्ड बाय द कंपनी एंड कंपनी इन टर्न डिडक्ट सच अमाउंट फ्रॉम द रेम्युनरेशन ऑफ डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स। तो जिन डायरेक्टर्स ने डिफॉल्ट किया था, मीटिंग कॉल नहीं की थी, उनसे वो पैसा वसूल कर लिया जाएगा। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 100। तो दैट्स ऑल, हमने सारे सेक्शंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब जनरल मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड बचा हुआ है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही इनफ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये जनरल मीटिंग के सारे सेक्शंस और बोर्ड मीटिंग के सारे सेक्शन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब अच्छे से याद कर लेना आप लोग। थैंक यू सो मच।